मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ इन जनरल फॉर्म। कूलम्स की जनरल फॉर्म क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। विद इन 2 मिनट वी विल एक्सप्लेन। 2 मिनट में मैं तुम्हें चाहूँगा कि पुरानी चीज़ें रिमाइंड करते हैं कि हम क्या पढ़ चुके हैं और हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आज हम डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। किसके फॉर्म में? वेक्टर के फॉर्म में डिस्कस करना है आज हमें कूलम्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्स लॉ पहले हम समझ लेते हैं कि कूलम्स लॉ क्या होता है। ऐसे जैसे मैंने पहले बता रखा है तुम्हें कि कूलम्स लॉ इज नथिंग बट इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between 2 point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance। तो मतलब force is directly proportional to the Q1 Q2, force inversely proportional to 1 upon R square। जब हमने इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया तो हमारा फोर्स जो निकल के आया, फोर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जिसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर के की वैल्यू फ्री स्पेस में 1 रखी जाए तो फॉर्मूला जो निकल के आएगा तो ये है। फ्री स्पेस में अगर के की वैल्यू 1 रखेंगे तो F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो कूलम्स लॉ इन जनरल फॉर्म में हमने ये बताया था कि इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस का मतलब है कि मान लो कोई चार्ज Q1 है और चार्ज Q2 है, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हुए R डिस्टेंस पर, तो इन पे जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जो फाइनली फॉर्मूला हमारा कूलम्स लॉ इन जनरल फॉर्म में निकल गया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब हमें डिस्कस करना है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगेन वी आर सेइंग कि कूलम्स लॉ इन जनरल फॉर्म में हमने ये सीखा था कि इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between 2 point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance। जो फाइनली फॉर्मूला निकल के आया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड वेक्टर क्या होता है। वेक्टर के बारे में थोड़ा समझेंगे कि वेक्टर का मतलब क्या है। ये जो वर्ड है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि वेक्टर, फिर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे कूलम्स लॉ को। तो वेक्टर का मतलब होता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन प्रेजेंट। अब ये बता सकते हो कि कौन सी ऐसी यूनिट है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट रहती है। तो एक तो फोर्स में प्रेजेंट रहती है, डिस्प्लेसमेंट में प्रेजेंट रहती है, वेलोसिटी में प्रेजेंट रहती है। तो फोर्स में तो हमें तो क्या निकालना है? फोर्स ही निकालना है। कैसा फोर्स निकालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। किस फॉर्म में? वेक्टर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? वेक्टर के फॉर्म में। वेक्टर के एक ही मतलब है जिसमें डायरेक्शन भी प्रेजेंट हो, और हमें डायरेक्शन बताना है। लेकिन हम इससे पहले जो कूलम्स लॉ इन जनरल फॉर्म पढ़े थे उसमें हम मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस किया था। मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट मात्रा। मात्रा मतलब क्वांटिटी। अब हम क्या करेंगे, इन वेक्टर फॉर्म में ये पता करने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्शन क्या है।
कूलम्स लॉ इन जनरल फॉर्म में हमने डिस्कस किया था कि दो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। इसी तरह कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हम ये पढ़ेंगे कि किसी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है और कितना फोर्स लगता है और किस डायरेक्शन पे लगता है, इसमें हमें पता चलेगा कि किस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये 2 मिनट की कहानी है, स्टोरी। वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हम सुनते हैं या सुनाते हैं आपको, तो वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है। नाउ वी विल स्टार्ट स्टोरी। हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि स्टोरी है क्या। स्टोरी कुछ नहीं है, कोई 2 चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। मान लो कोई 2 चार्जेस है Q1 एंड Q2। समझना स्टोरी, स्टोरी यहीं से समझ में आएगी। वो A और B पर प्लेस्ड है। किस पर? A और B पर प्लेस्ड है। अब प्लेस्ड है तो भैया कुछ ना कुछ तो उनके बीच में फोर्स लगेगा। ठीक है, ये मान लो r डिस्टेंस, ठीक है, 2 चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो r होती है। ठीक है, तो द थिंग्स इज दैट कि ये कह रहा है कि अगर कंसीडर, तो मान लो कोई 2 चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 किसी वैक्यूम में रखे हुए हैं, जिस पे कहाँ पर प्लेस्ड है, Q1 जो है A पर प्लेस्ड है, Q2 कहाँ पर प्लेस्ड है, B पर प्लेस्ड है। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर चार्जेस लाइक हुए, अगर चार्जेस क्या हुए, लाइक हुए, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर चार्जेस लाइक हुए तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव हुए तो अट्रैक्ट करेंगे। ये हम पहले प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी तरह हमें पता करना है कि फोर्स जो लग रहा है इन दोनों को, हाँ, मान लो लाइक चार्जेस हुए। कहानी क्या है, मान लो अगर चार्जेस लाइक हुए, ये जो 2 चार्जेस हैं अगर लाइक हुए तो फोर्स जो लगेगा, पहला जो फोर्स लगेगा, फोर्स 1 ड्यू टू 2, फोर्स 1 ड्यू टू 2 और फोर्स 2 ड्यू टू 1। समझने की कोशिश करो। ये फोर्स 1 ड्यू टू 2 है, इसका मतलब ये होता है कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। फोर्स 1 2 का मतलब होता है कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 पर जो फोर्स लगेगा, किसके द्वारा लगेगा, Q2 के द्वारा। Q2 के द्वारा जो फोर्स, तो ड्यू टू चार्ज Q2। इसी तरह जो फोर्स 2 1 फोर्स 2 चार्ज 2 पर जो फोर्स लगेगा तो वो होगा फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू, किसके द्वारा लगेगा, Q1 के द्वारा। समझ में आया? अंडरस्टैंड? अगर चार्जेस लाइक हुए, समझने की कोशिश करो, अगर चार्जेस लाइक हुए तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इन मार्करों को समझो। अगर ये दोनों मार्कर क्या हुए, लाइक चार्जेस हुए, तो क्या करेंगे, वो आपस में रिपेल करेंगे। ठीक है, ऐसे भगेंगे। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, मतलब अनलाइक चार्जेज हुए, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो द थिंग्स इज दैट, तो जो पहला फोर्स Q1 पर जो फोर्स लगेगा बाई Q2 के द्वारा, और Q2 में जो फोर्स लगेगा बाई Q1 के द्वारा, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है। और मान लो यदि इफ R21 is a position vector of charge Q2, यदि R21 is a position vector, R21
R21 is a position vector of charge q2. Let R21 is a position R21 or let R21 is a unit vector along A से B पर जब मूवमेंट होगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अगर R21 is a position vector of charge q2, तो let R21 is a unit vector of along A to B। अगर मुझे A से B की तरफ फोर्स फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? F21 force 2 due to 1 force 2 due to 1 Q2 का फोर्स मुझे फाइंड आउट करना है। Q2 पे कितना फोर्स लगेगा तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 की वैल्यू along A to B पर जाने पर। A से अगर B जाएंगे तो फोर्स क्या लगेगा? ये फोर्स लगेगा। Where R21 is a unit vector था तो R21 unit vector equals to R21 position vector upon R। ठीक है भाई, मुझे तो डायरेक्शन निकालना है A से B की तरफ, तो फोर्स डायरेक्शन पता करना और कितना फोर्स लग रहा है वो पता करना है। फोर्स 2 ड्यू टू 1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 पोजीशन वेक्टर अपॉन R। इसके बाद एक और स्टेप आ जाता है, बहुत थोड़ा सा लंबी हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R21। ये हमारी एक इक्वेशन लिखी है। क्या गया? फर्स्ट इक्वेशन आई जब हम चार्ज को A से B की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं और यूनिट वेक्टर R21 मांग रहे हैं। समझ में आया? A से B की तरफ मूवमेंट जब करेंगे तो उन पे जो लगने वाला फोर्स है ये लगेगा। क्या लगेगा? कैसे? अगेन वी आर रिपीटिंग ऑल द थिंग। मान लो कोई सिस्टम में, किसी पर्टिकुलर सिस्टम में बैकअप पर चार्जेस रखे हैं, दो चार्जेस Q1 एंड Q2 जो A और B पर प्लेस्ड हैं। अगर चार्जेस लाइक हुए तो इट विल रिपल, अगर चार्जेस लाइक हुए तो रिपल करेंगे, अगर चार्जेस अनलाइक हुए तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सॉरी, अगर चार्जेस लाइक हुए तो क्या हुआ? रिपल करेंगे। ठीक है नाउ, और हमने R21 इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2, R21 इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 एंड R21 इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ अलोंग A से B। A से B पर जाने पर हमारा जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा? निकल के ये आएगा। नोट कर लो, A से B पर जाने पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स। ठीक है, इसी तरह A से B की तरफ जाने पे जो फोर्स लगेगा तो ये लगेगा फोर्स 2 ड्यू टू 1 ड्यू टू 1 का मतलब चार्ज Q1 पे जो फोर्स लगता है Q2 पर वो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R21 या पोजीशन वेक्टर। नाउ इसी तरह नेक्स्ट इसमें करते हैं। मैं सारी चीजें इरेज नहीं करता। मान लो R12 इज अ पोजीशन वेक्टर। अब हमें R12 मान लो पोजीशन वेक्टर है ऑफ चार्ज Q1 लेट R12 इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग B to A। अब क्या पता करना है? B से A की तरफ जाने में। क्या पता करना है? B से A की तरफ जाने में। तो जो फोर्स लगेगा वो पता करते हैं। चलो पूरा इरेज कर देते हैं। A से B की तरफ जाने पे हमने फोर्स फाइंड आउट किया। अब हमें पता करना है B से A की तरफ आने पे कितना फोर्स लगेगा। तो मान लो R12 इज अ यूनिट वेक्टर
यूनिट वेक्टर along B2 okay, you understand what we are saying? I am saying कि अगर R12 is a unit vector along B2A तो फोर्स जो लगेगा और लेट इफ R12 is a position vector of charge Q1, ठीक है, R12 तो फोर्स जो लगेगा 12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 अपॉन R, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप इसका हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R12। तो ये सेकेंड इक्वेशन हमारी आ गई along B से A, B to A पर आने पर कितना फोर्स लगेगा, क्या फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा। B से A की तरफ आने पर ये फोर्स लगेगा, कैसा फोर्स लगेगा, तो फोर्स 1 ड्यू टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R12। जब हमने R12 के क्या पोजीशन वेक्टर माना, किसका, चार्ज Q1 का, और जब हमने R12 इज यूनिट वेक्टर अलोंग B से A पर जाने पर जो फोर्स लगेगा तो ये फोर्स लगेगा, कैसा फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा। इसी तरह वेक्टर फॉर्म की दोनों हमारी इक्वेशन आ गई, A से B की तरफ में मूवमेंट में और B से A की तरफ में मूवमेंट में। समझ में आया, थोड़ा फील आया होगा, नहीं आया तो अब आ जाएगा, अब सारा फील आएगा। कैसे आएगा, जब मैंने R21 को पोजीशन वेक्टर माना था चार्ज Q2 का, और R21 इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग B2A लिया था, R21 इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग A to B, तो फोर्स आया था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R21। एक इक्वेशन ये हमारी आई थी। सेकेंड इक्वेशन क्या आई थी, जब हम R12 इज यूनिट वेक्टर along B2, तो जब B से A की तरफ आए तो फोर्स जो आया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R ये है। तो इन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, अगर R12 इक्वल्स टू माइनस R21, F21 इक्वल टू माइनस फोर्स Q, अगर समझ में, तो जब हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंबाइन किए तो एक बहुत सी इंपॉर्टेंट अच्छी फॉर्म बन के आती है कि F इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R21 माइनस। ये कब होगा, ये थर्ड तुम्हारी इक्वेशन हो गई, थर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन हो गई, थर्ड इक्वेशन हो गई, समझ में आया, दैट इज थर्ड इक्वेशन। द थिंग्स इज दैट कि जब हमने चार्जेस को लाइक रखा तो इट विल रिपल, तो अगर A से B की तरफ जाएंगे तो ये फोर्स लगेगा, और अगर B से A की तरफ मुझे आना है तो फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 क्यूब R क्यूब R12। जब हम R12 को पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 का माना था, तो A से B पर आने पर फोर्स क्या लग रहा है, ये लग रहा है, और B से A पर आने पर फोर्स ये लग रहा है। लेकिन अगर मैं चार्जेस को अनलाइक कर दूं तो क्या होगा, फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब
R21 की जो पोजीशन है, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन ये निकल के आता है कि जो पोजीशन R12 इज अ पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू माइनस R21 इज अ पोजीशन वेक्टर। द थिंग्स इज दैट यहाँ से हमें ये निकल के पता चलता है कि कूलम्स लॉ, COULOM, कूलम्स लॉ आल्सो होल्ड्स गुड्स फॉर इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। कूलम्स लॉ होल्ड करता है गुड्स फॉर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस एंड इट इज ऑल्सो प्रूव। हमें यहाँ से ये भी पता चल जाता है कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो हैपनिंग इन दिस केस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में जब हम फाइंड आउट करेंगे, अगर चार्जेस लाइक हुए तो रिपेल करेंगे और अगर चार्जेस अनलाइक हुए तो अट्रैक्ट करेंगे। द थिंग्स इज दैट ए से बी की तरफ जब मेरा मूवमेंट हो रहा है तो जो फोर्स लग रहा है तो ये हो रहा है, ये फोर्स लगेगा। और अगर मैं R12 जो यूनिट वेक्टर मान रहा हूँ बी से ए पर आने पर तो फोर्स ये होगा। लेकिन अगर मैं उन्हीं दो चार्जेस में डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस रख दूँ तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्म में निकल जाएगा। द थिंग्स इज दैट एक लाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ कि इन दिस कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म का मतलब है कि दिस मींस दैट द कूलम फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1, जो कूलम फोर्स लगेगा ऑन Q2 बाय Q1 ऑन Q1 बाय Q2 इट इज इक्वल एंड अपोजिट। कैसा होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, इक्वल एंड अपोजिट कैसा होगा, हेंस यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ आल्सो होल्ड्स गुड्स फॉर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, ठीक है। अगेन वी आर सेइंग कि कूलम्स लॉ इन जनरल फॉर्म में हमने सीखा था कि इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। उसमें हमने कूलम्स लॉ इन जनरल फॉर्म में किसी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है वो फाइंड आउट किया था। लेकिन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हमें ये पता करना है कि जो हम चार्जेस अगर लाइक रख रहे हैं तो रिपेल करेंगे। द थिंग्स इज दैट कि कितना रिपेल करेंगे और किस डायरेक्शन पर रिपेल करेंगे, तो वेक्टर की मदद से हम पता कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स रिपेल हो रहा है और अट्रैक्ट हो रहा है। द थिंग्स इज दैट कि अगर मैं एक बार रिपीट करता हूँ वेक्टर फॉर्म कूलर को। मान लो कोई चार्जेस Q1 एंड Q2 है, किसी सिस्टम पर रखिए ए और बी सिस्टम पर, ए और बी पर प्लेस्ड है। तो फोर्स 1 ड्यू टू 2, फोर्स जो 1 लगेगा Q1 पे जो फोर्स लगेगा किसके द्वारा लगेगा, Q2 के फोर्स Q2 के द्वारा।